हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आज हम करेंगे हिंदी पेडागोजी की सेकंड क्लास। ये सेकंड क्लास रहने वाली है। कल हमने किया था शिक्षण सूत्र, शिक्षण के लेवल कौन से हैं और शिक्षण के चर कौन से हैं। तो आप लास्ट क्लास देख के, ये देखिए छोटी छोटी क्लासेज हैं लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेज हैं। आज हम करेंगे शिक्षण के सिद्धांत कौन से हैं और शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। फिर भाषा की विशेषताएं क्या है, भाषा के रूप कौन से हैं, स्वर पठन क्या होता है। मतलब आज हम डिटेल में जो करने वाले हैं ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास में लास्ट तक बनी रहें, तभी आपके लिए क्लास उपयोगी होगी। देखिए, आज सबसे पहले हम करेंगे कि शिक्षण के सिद्धांत कौन से। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत। किस किस सिद्धांत से हम हिंदी भाषा को पढ़ा सकते हैं, किस सिद्धांत से हम लैंग्वेज को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षण को के सिद्धांत कौन से। फर्स्ट है प्रेरणा का सिद्धांत। देखो, प्रेरणा का सिद्धांत, मैं ना यहाँ पे सिर्फ सिद्धांत के नाम लिखूंगी, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करूँगी। देखिए, प्रेरणा का सिद्धांत क्या है कि हम किसी को प्रेरित करके पढ़ा सकते हैं, बच्चों को मोटिवेट करके पढ़ा सकते हैं, तभी बच्चे क्या है इंटरेस्ट लेके पढ़ सकते हैं। सेकंड है गतिविधि का सिद्धांत। गतिविधि का सिद्धांत, देखिए बच्चों को क्या है, कोई भी एक्टिविटी हम दे देंगे, एक्टिविटी के माध्यम से भी बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। ठीक है ना, जैसे ड्रामा करवाना, कोई भी एक्टिविटी करवाना, तो वहाँ से क्या होता है कि भाषा का विकास होता है। ठीक है, फिर आता है कि रुचि का सिद्धांत। कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है वो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट ही नहीं बन पाता है। जब तक इंसान का इंटरेस्ट नहीं बनता है तो क्या करता है टीचर कि अपने तरीक़ों को बदल लेता है। ठीक है, बच्चों की रुचि को पैदा करके उसको इंटरेस्ट को बढ़ा के हम पढ़ा सकते हैं, तो उससे क्या होगा, रुचि का सिद्धांत होगा। नेक्स्ट है आपका जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत। देखिए, हम क्या करते हैं, पढ़ाई को जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत। हम क्या करेंगे कि कुछ भी हम पढ़ाते हैं तो उसको अगर ओरिजिनल लाइफ से जोड़ेंगे हम, ठीक है, अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ के काम करेंगे। देखिए, कोई भी लैंग्वेज है या फिर कोई कुछ भी अगर हम पढ़ेंगे तो उसको हम कोरिलेट करेंगे अपनी ज़िंदगी के साथ, तो वो हमें जल्दी याद रहेगी। तो जीवन के साथ जोड़ के भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। फिर आता है कि व्यक्तिगत मतभेद। बच्चों को क्या करते हैं कि इंडिविजुअली भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है ना, तो उनको अलग से स्पेस देके, या फिर ऐसे नहीं कहते कि इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया करो पढ़ने में। ठीक है, तो व्यक्तिगत मतभेद से भी आपको, इंडिविजुअली डिफरेंस से भी आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फिर आता है योजना का सिद्धांत कि क्या करेंगे हम कि कोई ना कोई प्लानिंग बना के, किसी भी तरीके की प्लानिंग हो सकती है, उससे भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। क्लियर। फिर आता है विभाजन का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि हम बच्चों को पार्ट्स में, ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अलग अलग ग्रुप बना देंगे, तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो। तो इससे क्या होता है, बच्चों की पढ़ने में इंटरेस्ट बनेगा। योजना से, अपनी अपनी तरीके से, अपनी अपनी प्लानिंग से पढ़ सकते हैं, अपनी अपनी रुचि से पढ़ सकते हैं। तो ये क्या होता है, विभाजन का सिद्धांत। क्लियर। फिर आता है संशोधन का सिद्धांत, रिफाइनमेंट। संशोधन का सिद्धांत कि हम किस तरीके से रिफाइनमेंट करके, मतलब किस तरीके से हम बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, संशोधन करके पढ़ा सकते हैं। मतलब कोई टॉपिक अगर है, हम उसके ऊपर सोच विचार करके पढ़ा सकते हैं। क्लियर। तो देखो, ये चीज़ें जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो उन चीज़ों से हमें लगता है कि हमारे लाइफ में भी हम किस तरीके से पढ़े थे। देखो, क्लास में हमें प्रेरणा देते थे टीचर। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं कि आपको सबसे पहले क्या होते हैं, मोटिवेट करते हैं, ज़िंदगी में ये करना है, वो करना है, तभी आप पढ़ोगे तभी आप ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। गतिविधि के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, रुचि के माध्यम से पढ़ाएंगे, जीवन के सिद्धांत को जोड़ के पढ़ा सकते हैं। व्यक्तिगत, कई बार हम भी लाइफ में ऐसे होते थे कि टीचर हमें अकेले पढ़ाता था, कि हमें अकेले समझाता था,
ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स अगर आती थी तो हम टीचर को अकेले समझने के लिए भी जाते हैं, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत मतभेद योजना के साथ भी टीचर पढ़ाते हैं। योजना के साथ क्या होता है कि टीचर क्या करता है कि आपको कोई भी प्लानिंग देगा कि हम कल टेस्ट लेंगे, या फिर यूनिट टेस्ट होते हैं, या फिर आपके मंथली टेस्ट, हाँ वीकली टेस्ट होते हैं। मतलब इस तरीके से आपको ये योजना तरीके से पढ़ाया जाता है। विभाजन का सिद्धांत हम ग्रुपिंग में पढ़ते हैं। संशोधन का सिद्धांत है कि हम क्या करते हैं कि हमारी एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है। एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम सोचते हैं कि हम इसमें से किस तरीके से कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो ये क्या है आपका संशोधन का सिद्धांत। फिर आता है सृजन और पुनर्सृजन का सिद्धांत, ठीक है। सृजन का सिद्धांत क्या है, कुछ क्रिएटिविटी करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर आता है 10th निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। कुछ आपको निश्चित उद्देश्य दे दिए जाते हैं, उन उद्देश्यों को कंप्लीट करने के लिए निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, उन उद्देश्यों को कंप्लीट करने के लिए भी हम उनको पढ़ाई करते हैं। जैसे देख लीजिए हमारी जो है लाइफ में क्या क्या मोटिव है, क्या क्या हम बनना चाहते हैं, ठीक है। तो उनको कंप्लीट करने के लिए अब क्या कर रहे हैं हम, बताओ कि हमारा उद्देश्य है स्टेट कंप्लीट करना, फिर उसके बाद जॉब लगना, फिर ज़िंदगी में मतलब चलता ही रहता है उद्देश्य, ठीक है। अगर जब तक कोई उद्देश्य ही नहीं है तब तक क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक उद्देश्य को कवर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। कि टीचर क्या करता है, बच्चों को एक निश्चित टारगेट दे देता है कि यहाँ तक कवर करना है, ऐसे कवर करना है, या फिर लाइफ से जोड़ के कोई उद्देश्य बना देता है। तो भी बच्चों को क्या मिलता है, एक उद्देश्य मिल जाता है, और उस निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिर आता है लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। लोकतांत्रिक मूल्यों के लिख ही देती हूँ, लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, ठीक है। तो ये सब क्या थे, आपके सिद्धांत थे। एक बार फटाफट फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। प्रेरणा का सिद्धांत, हम प्रेरित होकर पढ़ सकते हैं। गतिविधि का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत, व्यक्तिगत मतभेद, योजना सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, संशोधन का सिद्धांत, और सृजन क्रिएटिविटी के माध्यम से भी हम पढ़ सकते हैं। एक निश्चित टारगेट को प्राप्त करने के लिए हम पढ़ सकते हैं लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। क्लियर। अब हम बात करेंगे कि शिक्षण को प्रभावित कौन से कारक है। उम्मीद आपको सिद्धांत समझ में आ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट है आपका शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, कि शिक्षण को कौन से कारक जो है प्रभावित कर सकते हैं। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। वो कौन से कारक हैं जो जिससे शिक्षण प्रभावित होता है। शिक्षण को शैक्षिक योग्यता प्रभावित करती है। देखो सबसे पहले क्या होता है, शिक्षण को शैक्षणिक योग्यता प्रभावित करती है। देखिए अगर मान लीजिए मुझे योग्यता ही नहीं है, ठीक है, मैंने बीएड ही नहीं कर रखी होगी, अगर मैं बीएड नहीं करूँगी तो मुझे कहाँ से पता चलेगा कि पेडागोजी क्या होती है। जब मुझे पता ही नहीं कि पेडागोजी की नाम की चिड़िया है क्या, तो मैं आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ क्या, नहीं पढ़ा सकते। तो इसलिए सबसे पहले पढ़ाने के लिए आपको उस योग्यता को कवर करना है, ठीक है। मैथ पढ़ाने के लिए जो मैथ की योग्यता है उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप योग्य नहीं है पढ़ाने की तब तक आप नहीं पढ़ा सकते हो। क्लियर। तो सबसे पहले शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारक यही है कि शिक्षण वही इंसान करवा सकता है जो अपनी योग्यताओं में कंप्लीट है, ठीक है। सेकंड है आपका शिक्षण कौशल। देखो शिक्षण कौशल, कई बार क्या होता है कि देखो बाहर से डिग्रियां ले आते हैं, ठीक है, कि उन्होंने एमएससी भी कर रखी है, बीएड भी कर रखी है, अपने ये इंडिया है सब कुछ चलता है, लेकिन उनको कौशल नहीं है पढ़ाने का, उनको अच्छा नॉलेज नहीं है पढ़ाने का, तो वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं क्या, कभी भी नहीं पढ़ा सकते। तो इसलिए क्या होता है कि शिक्षण को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए वो लग भी गई, गवर्नमेंट जॉब पे भी लगे, लेकिन वो शिक्षण को तो प्रभावित करेंगे ना, उनको पढ़ाना ही नहीं आ रहा है, वो अपने काम में कौशल ही नहीं है, तो वो कैसे बच्चों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छा पढ़ाएंगे तो क्या होता है, अगर मान लीजिए वो कुशल है,
बहुत ही मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर देखे हैं जो एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को भी एक प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ टक्कर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के हालात तो आप लोगों को पता ही है, उनको कौशल है या नहीं है, वो जानबूझ के नहीं पढ़ाना चाहते हैं। कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे बच्चों को 3rd क्लास तक ANR भी नहीं आते, ABCD भी नहीं आते, उनको पढ़ना, हिंदी पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश तो तुम छोड़ो, हिंदी भी नहीं पढ़ना आता। उनको ये लिख के दे दो ना कि ये क्या है, तो बच्चे नहीं बता सकते कि 41 या 41 है। तो उनमें क्या है, कौशल की कमी है, वो पढ़ा नहीं सकते, वो पढ़ा नहीं रही हैं, बच्चों की शिक्षा को प्रभावित कर रही है, ठीक है। फिर आता है क्या, शिक्षक का अनुभव। शिक्षक का अनुभव, देखिए ऐसा तो नहीं कह सकते कि जो फ्रेशर होते हैं वो पढ़ा नहीं सकते, लेकिन एक अनुभवी इंसान का और एक फ्रेशर का बहुत डिफरेंस होता है। एक फ्रेशर जो पढ़ाने जाता है थोड़ा हिचकिचाता है, धीरे धीरे उसको अनुभव होता है तो वो अपने पढ़ाने के तरीके में पारंगत हो जाता है। तो इसलिए शिक्षण का अनुभव भी शिक्षा को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। फिर आता है शिक्षक का वातावरण। देखिए वातावरण क्या डिफरेंस है, मान लीजिए मैं एक ऐसे माहौल में पढ़ाऊँगी जहाँ पे कई बार क्या होता है कि जब क्लासेस बनाते हैं तो बाहर क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो जब तक वातावरण ही नहीं है तब तक हम आपको पढ़ा नहीं सकते, कोई भी नहीं पढ़ा सकता है। अगर मान लीजिए क्लास में जो है वातावरण ही नहीं है पढ़ने का, शोर शराबा हो रहा है, आप पढ़ाई जा रहे हो, बच्चों को कुछ समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा। जब तक एक उचित वातावरण नहीं बन जाता है तब तक आप बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा सकते हैं। तो वातावरण तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा पढ़ने में, ठीक है। एक तो देखो माहौल बनाए, ऐसे नहीं कहते कि चलो थोड़ा माहौल बना लेते हैं, अच्छे से पढ़ाई आएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि बच्चों की रुचि देखते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और फिर कहते हैं कि स्टार्टिंग में कहते हैं चलो आज नहीं पढ़ेंगे, बच्चे कहते हैं नहीं पढ़ेंगे, चलो ठीक है नहीं पढ़ेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको रुचि पैदा करेंगे, फिर कहते हैं कि चलो बुक दो, ठीक है। और फिर बच्चे आराम से पढ़ने भी लग जाते हैं। तो एक वातावरण की कमी भी क्या करती है, शिक्षण को प्रभावित करती है, ठीक है। फिर आता है क्या, शिक्षण शिक्षण उद्देश्य संस्थानों की प्रशासनिक नीति। जो शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक नीति। देखिए हिंदी लिखते हुए कोई गड़बड़ हो जाए तो कमी नहीं निकालना है, मेरा काम क्या है आप लोगों को समझाना कि भाई होता क्या क्या है, ठीक है। बस उस पर फोकस करो, प्रशासनिक नीति, ठीक है। देखिए हिंदी शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक नीति, जब तक आपकी मैनेजमेंट आपका साथ नहीं दे रहा है, ठीक है, तब तक भी आपकी जो पढ़ाने का तरीका चाहे आपका कितना ही अच्छा हो, मैनेजमेंट अगर आपका साथ नहीं दे रहा है, बहुत सारे स्कूलों में या बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि गुट नीति बन जाती है टीचर के साथ। तो जब तक वहाँ पे टीचर के ही क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। जब वो ही परेशान होगा तो वो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएगा। तो ये भी सबसे बड़ा कारण है कि शिक्षण को प्रभावित करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए मैं ना हिंदी की टीचर नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन मैं किस तरीके से पढ़ा रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि मेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाए। और एक न्यू टॉपिक है और स्टेट वाले बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई है कि 1 महीना रह गया है और सिलेबस चेंज हो गया, तो मुझे लगा कि चलो पढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो मुझे भी पहले तैयारी करनी पड़ती है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को के लिए टॉपिक लेके आती हूँ। तो इतनी मेहनत के लिए एक कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चैनल को सपोर्ट करें, आप लोगों का सपोर्ट जो है मुझे मोटिवेट करेगा और ऐसे ही क्लासेस आपके लिए आती रहेंगी। इस चैनल पे जो है कंप्लीट पेडागोजी स्टार्ट हो चुकी है, आपकी साइकोलॉजी की भी बहुत सारी क्लासेस मैंने अपलोड कर दी हैं एंड रीजनिंग की क्लासेस भी यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। हिंदी पेडागोजी भी कंप्लीट हो गई है, 3-4 क्लासेस में हिंदी पेडागोजी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। 3-4 मतलब 5 मोस्टली मैक्सिमम 5 क्लासेस में ही आपकी इंग्लिश की पेडागोजी भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी मेहनत के लिए एक कमेंट तो बनता है, मुझे मोटिवेट ज़रूर करें। फिर आता है कि विषय वस्तु। देखिए
जब तक आपके पास कुछ विषय वस्तु ही नहीं है, देखिए मैं आपको कहूँ कि चलो मैं आपको पढ़ा देती हूँ, ठीक है, जब तक मेरे पास यही नहीं है कि मैं पढ़ाऊँगी क्या, तब तक मैं बोल नहीं सकती, ठीक है। तो जब तक आपके पास कुछ है ही नहीं पढ़ाने के लिए, कुछ टॉपिक ही नहीं है पढ़ाने के लिए, तो क्या पढ़ाओगे आप, ऐसी क्लास में आके खड़े हो जाओगे, ठीक है। तो विषय वस्तु का होना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका समाज एवं माता पिता की उपेक्षाएं। समाज बहुत ज़्यादा रोल करता है, समाज एवं माता पिता की उपेक्षाएं। ये क्या होता है कि कई पेरेंट्स ऐसे होते, देखो ये सच्चाई है कि जब तक चाहे कितना भी अच्छा स्टैंडर्ड का स्कूल हो, जब तक घर पे आपको नहीं पढ़ाया जाता है, जब तक बच्चों को घर पे माहौल नहीं दिया जाता है पढ़ाई का, वो बच्चे कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए घर पे ध्यान दे बच्चों के ऊपर, तभी आपके बच्चे जो है वो पढ़ाई में अपना ध्यान लगा सकते हैं। समाज जब तक साथ नहीं दे सके, ठीक है, स्कूल में आके रोज़ दंगे हो रहे हैं, रोज़ दंगे फसाद हो रहे हैं, आप देख लीजिए मेवात का हाल क्या है, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप पढ़ाने जाओगे ना, तब देखोगे कि माहौल क्या है स्कूलों का। अब क्या होता है कि हम जो है बहुत बहुत साल हो गए हैं स्कूल छोड़े हुए, तो उस टाइम इतना ज़्यादा माहौल ख़राब नहीं था, लेकिन अब इतना ज़्यादा ख़राब माहौल है स्कूलों में कि जब तक समाज, कई बार क्या होता है कि इतने कॉलेजेस में देख लीजिए कि क्या होता है कि बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और रैगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, क्लासेज में घुस जाते हैं, को माहौल ही नहीं बन रहा है पढ़ाने का, समाज साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पढ़ाओगे क्या, कभी नहीं पढ़ाओगे। टीचर क्या होता है, क्लास को छोड़ के चला जाता है। तो समाज और माता पिता की उपेक्षाएं भी क्या करती हैं, शिक्षण को प्रभावित करती हैं। क्लियर। एक बार फटाफट देख लीजिए शिक्षण को कौन कौन प्रभावित करता है। शिक्षण को शैक्षणिक योग्यताएं, जब तक आपके पास योग्यताएं नहीं है आप नहीं पढ़ा सकते। शिक्षण कौशल होना बहुत ज़रूरी है, शिक्षण अनुभव होना बहुत ज़रूरी है, एक वातावरण का पैदा करना बहुत ज़रूरी है। जब तक वातावरण अच्छा नहीं है पढ़ाने का, माहौल नहीं बन रहा है पढ़ने का, तब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते हो। शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक नीति, जब तक मैनेजमेंट आपके साथ नहीं है या मैनेजमेंट इतने अनुकूल नहीं है कि आप पढ़ा सको, तब तक आप नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। उसके बाद विषय वस्तु का होना बहुत ज़रूरी है, समाज एवं माता पिता का भी साथ होना जरूरी है। क्लियर। समझ में आ गया होगा कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। अब हम बात करते हैं कि भाषा की विशेषताएं क्या क्या है। हम पढ़ क्या रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो भाषा की विशेषताएं देखिएगा। भाषा एक व्यवस्था है, मैं ना सारी चीज़ें नहीं लिखूंगी, बस समझ जाओ तुम। भाषा क्या है, भाषा एक व्यवस्था है, ठीक है, जो कि अनुकरण के साथ सीखी जा सकती है, अनुकरण के साथ सीखी जा सकती है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि देखिए जैसा माहौल होता है वैसा ही बच्चा क्या करता है, भाषा सीखता है, ठीक है ना। जैसे हम हरियाणा में हैं, ठीक है ना, तो हरियाणा के बच्चे क्या करते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है, तो वो घर वालों की एक्टिविटी को देख के ही वैसे ही भाषा यूज करने लग जाता है जैसे कि वो घर पे होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि भाषा जो है अनुकरण करके सीखी जा सकती है। अब हरियाणा का बच्चा जब बोलेगा तो इंग्लिश थोड़ी बोलेगा, नहीं बोलेगा ना, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती। लंदन का बच्चा हरियाणवी नहीं बोलेगा, तो जैसा माहौल है तो जो भाषा है वो अनुकरण करके सीखी जाती है। सेकंड है आपका, भाषा जो है अर्जित की जाती है, अर्जित संपत्ति है भाषा। अर्जित, अर्जित का मतलब क्या होता है कि हम उसको सीखते हैं, समाज से अर्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं, अर्जित संपत्ति है, तो हम भाषा को सीखते हैं, ठीक है। सेकंड है भाषा परिवर्तनशील है। भाषा क्या है, परिवर्तनशील है। कैसे है परिवर्तनशील, देखिए ऐसे नहीं कहते कि 2 कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे 2 कोस पे बदले वाणी, 2 कोस पे वाणी बदल जाती है और 4 कोस पे पानी बदल जाता है। तो कहते कि पानी भी 4 कोस पे जाके बदलता है, वाणी 2 कोस पे ही बदल जाती है। तो भाषा क्या है आपकी, परिवर्तनशील है। भाषा सभ्यता के साथ विकास करती है। देखो जैसे लोग रहेंगे उसके साथ ही भाषा का विकसित होगा। तो जो भाषा है, भाषा सभ्यता के साथ विकसित होती है। जैसी सभ्यता है वैसे ही लोगों के साथ हम रहते हैं, वैसे ही भाषा का विकास हो जाता है, ठीक है।
फिर है फोर्थ, भाषा प्रतीकात्मक और व्यवहारिक दक्षता है। ठीक है, देखो भाषा क्या है आपकी, भाषा प्रतीकात्मक, बताऊंगी कि प्रतीकात्मक कैसे, प्रतीकात्मक तथा व्यवहारिक दक्षता है। व्यवहारिक दक्षता कैसे, देखो भाषा प्रतीकात्मक क्या है कि आपको क्या बना के दे देंगे, मुझे ड्राइंग नहीं आती फिर भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने क्या बनाया, क्या बन गया ये तो कुछ भी नहीं बना। जैसे देखिए मैंने क्या किया, देखो क्या बनाऊँ, ये बना दिया। ये क्या है, आप देखते ही क्या कहोगे कि ये क्या है, आपका एक फूल है। ठीक है ना, तो ये क्या दिखा दिया, ये प्रतीक नहीं है क्या। जैसे ही आपको एक बच्चे को क्या दिखाएंगे कि एक ये टमाटर है, ठीक है ना, तो टमाटर का जैसे चित्र दिखाओगे तो बच्चे क्या बोलेंगे, दिस टमाटर। ठीक है ना, तो जिस तरीके से आपको एप्पल का चित्र दिखा देंगे, मैंगो का चित्र दिखा देंगे, तो जैसे ही कोई प्रतीक आपको दिखाया गया तो उसी तरीके से आपको क्या करना है कि वो आप लैंग्वेज यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको क्या दिखाऊं, कुछ भी नहीं है मेरे पास दिखाने के लिए अभी फिलहाल। देखिए ये क्या है, बताओ ये क्या है, ये पेन है। तो आपने इसको क्यों बोला, क्योंकि आपने इसका चित्र देखा, इसको प्रैक्टिकली देखा, व्यवहारिक रूप से देखा इसको। ठीक है ना, तभी तो आपने इसको पेन बोला, पेंसिल क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये पेन है। ठीक है ना, तो यही है कि जिस चीज़ का आप प्रतीक देखोगे आपकी लैंग्वेज भी क्या होती है, डेवलप होती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको चित्र के माध्यम से भाषा का विकास करवाया जाता है। ठीक है, तो भाषा क्या होती है, प्रतीकात्मक होती है। ठीक है, प्रत्येक भाषा की संरचना दूसरी भाषा से भिन्न होती है, बिल्कुल। प्रत्येक भाषा की संरचना जो है, प्रत्येक भाषा की संरचना दूसरी भाषा से क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक है, जैसे देखिए हिंदी को हम कैसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, लिख रहे हैं ना। इंग्लिश को कैसे लिखेंगे, अब जैसे हमें भाषा ही लिखनी है तो भाषा की जो संरचना है, जैसे मैं क्या लिखूंगी, भाषा, तो क्या है, ये जो लिखने का तरीका है और ये जो लिखने का तरीका है सेम है क्या, नहीं है। तो हर एक भाषा की जो संरचना है, किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, तो वो क्या है आपका, डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, जैसे हिंदी में कैसे लिखूंगी, मैं ऐसे लिखूंगी, इंग्लिश में कैसे लिखूंगी, मैं ऐसे लिखूंगी। ठीक है ना, तो आपको लिखने का जो तरीका है सभी भाषाओं का, उर्दू में कुछ और लिखते हैं, पंजाबी में कुछ और लिखते हैं, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि भाषा जो है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर बढ़ती है। देखिए भाषा, एक बात तुम समझो कि संश्लेषण क्या होता है और विश्लेषण क्या होता है। संश्लेषण से विश्लेषण की ओर बढ़ती है। देखिए संश्लेषण क्या होता है कि देखो जो कंप्लीट चीज़ होती है ना वो संश्लेषण होती है। ठीक है ना, अब संश्लेषण से हम क्या करते हैं, उसको टुकड़ों में तोड़ देते हैं, इसको टुकड़ों में तोड़ देते हैं, टुकड़ों से ही हम क्या करते हैं, बच्चों को समझाते हैं। ठीक है, विश्लेषण क्या होता है, उसको तोड़ना, उसको विश्लेषण कर देंगे हम। ठीक है, उसकी व्याख्या कर देंगे अलग अलग। तो देखिए जैसे मैं क्या करूँगी, वही मैंने कल भी समझा था, जैसे हमने कोई संज्ञा ले लिया। ठीक है, अब संज्ञा एक शब्द है। ठीक है ना, अब संज्ञा को हम डिफरेंट एग्जाम्पल दे के, उनके पार्ट्स बता के तभी जाके कंप्लीट होती है। ठीक है, तो क्या होगी कि संश्लेषण से हम विश्लेषण, मतलब जब तक, अब आप बताओ कि हमने क्या किया, हिंदी बताया। अब हिंदी क्या है, अब एक हिंदी शब्द सुन के आप समझ जाओगे कि क्या है, कुछ नहीं। लेकिन जब इसको हम समझा रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है, हिंदी के पार्ट्स हैं। ठीक है, हम इन पार्ट्स को तोड़ तोड़ के उसको डीप में जा रहे हैं। ठीक है ना, देखिए जब बच्चा क्लास में स्टार्टिंग में पढ़ने आता है तो उसको क्या सिखाया जाता है, ए सिखाया जाता है, आ सिखाया जाता है, मतलब इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके जो सब्जेक्ट का टॉपिक क्या होता है, हिंदी होता है, लेकिन उसमें सिखाई क्या जाती है, एक डिफरेंट चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब आप देखो, अब आप इस लेवल पे आ गए हो, क्या उस टाइम पे आपको पता था कि पेडागोजी भी कुछ होती है, कि हिंदी की भी पेडागोजी होती है कि नहीं होती। ठीक है ना, तो हम इस लेवल पे आ गए हैं, देखो टॉपिक तो हिंदी है लेकिन हमने उसको कितने टुकड़ों में पढ़ लिया, और अब आगे जाके पता नहीं कितने टुकड़ों में पढ़ेंगे। तो जो है भाषा को संश्लेषण से विश्लेषण की ओर पढ़ा जाता है। ठीक है, अब बताइए भाषा जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर पढ़ते हैं, स्थूल से
सूक्ष्म की ओर। कैसे कैसे देखो, स्थूल क्या होता है कि कोई मान लीजिए पत्थर है, ये क्या है, अब की बार कुछ नहीं बनाऊंगी, पत्थर बना दूंगी, पत्थर किसी भी डिजाइन का हो सकता है। अब पत्थर है, ये क्या है, एक स्थूल चीज है, ठीक है। अब इसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, सूक्ष्म चीज, सूक्ष्म क्या होती है, वही ये सेम है, संश्लेषण से विश्लेषण, हम उसको तोड़ तोड़ के चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। वही ये कोई मान लीजिए कोई टॉपिक है, हिंदी का टॉपिक है या मैथ्स का टॉपिक है, हम उसको किस तरीके से पढ़ेंगे। अब मैथ का ही टॉपिक लगा लीजिए, अब सब्जेक्ट हमारा मैथ है तो एग्जाम्पल मैथ का ही देंगे। मान लीजिए आपको ट्रिग्नोमेट्री दे दी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करेंगे कि नाम तो ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा भंडार है, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं पढ़ने के, ठीक है। तो उसको किस तरीके से पढ़ेंगे, जब तक वो चीज़ें तोड़ तोड़ के हमारे सामने नहीं आएंगी तब तक हम ट्रिग्नोमेट्री नाम की चिड़िया को नहीं समझ सकते, ठीक है। तो ये क्या है, हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर पढ़ना है, ठीक है। ओके, अब भाषा के रूप कौन से होते हैं, आप सबको पता है भाषा के रूप कौन से होते हैं, लेकिन पेडागोजी में भाषा के रूप जो है समझोगे तभी समझ में आएगा, क्लियर, कि उसमें गृहीत कौन सा है, उच्चरित कौन सा है। तो भाषा के जो रूप हैं वो दो हैं। भाषा के रूप, भाषा के रूप कितने हैं, 2 टाइप्स हैं। कौन से, एक तो है आपका लिखित और एक है आपका मौखिक। मौखिक और दूसरा है लिखित, ठीक है। अब मौखिक को क्या बोलते हैं, उच्चरित, उच्चरित पक्ष भी बोल देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसके भी 2 पार्ट हैं, कौन से, इसके भी आपके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब देखिए कौन से पार्ट है, एक पार्ट है आपका ग्रहण पक्ष, बताऊंगी आपको अच्छे से, ग्रहण पक्ष। दूसरा आपका अभिव्यक्ति पक्ष, अभिव्यक्ति पक्ष। इसमें भी क्या है, ग्रहण पक्ष और लिखित में बता रही हूँ, लिखित में ग्रहण पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष। देखिए उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले कि हम किस तरीके से भाषा को पढ़ते हैं। देखो LSRW, इसको याद रखो। ये क्या है, लिसनिंग, लिसनिंग मतलब सुनना। ये क्या है, स्पीकिंग, स्पीकिंग मतलब बोलना। ये क्या है, रीडिंग, रीडिंग मतलब पढ़ना, पढ़ना कैसे लिखते हैं, पढ़ना। और राइटिंग मतलब लिखना। अब आप एक बात बताओ, LSRW ये लय है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब छोटा बच्चा हो तो वो सुनता है, बोलता नहीं है, सिर्फ सुनता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या करता है, वो बोलना शुरू करता है, बोलना शुरू करेगा। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बच्चा, बोलना स्टार्ट कर देता है, तो हम क्या करते हैं, उसको पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। एकदम से लिखना नहीं शुरू करेंगे, हम उसको किताबें देंगे, चित्र दिखाएंगे और उस तरीके से हम उसको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो ये भी एक ज़िंदगी में भी यही स्टार्ट होता है कि पहले बोलते हैं, पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए आप ग्रहण कैसे करोगे, जब आप सुनोगे, अब आप ग्रहण कर रहे हो, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को ग्रहण कर रहे हो, कैसे, सुनकर या पढ़कर, है ना। सुनकर या पढ़कर आप क्या कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। अब आप किसी चीज़ को अभिव्यक्त कर रहे हो, आप प्रोडक्ट कर रहे हो, किसी चीज़ को बता रहे हो दूसरों को, तो मैं किस तरीके से आपको बता रही हूँ, बोलकर बता रही हूँ या लिख कर बता रही हूँ, है ना। तो क्या हो रहा है, अभिव्यक्त करना, ये क्या है आपकी अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति पक्ष। मतलब क्या करें, मैं आपको कैसे पढ़ा रही हूँ, कुछ मैं आप मेरे मन में क्या है, मैं मेरे अंदर क्या है पेडागोजी में, किस टॉपिक को बता रही हूँ, किस चीज़ें आपके सामने पेडागोजी को लेके आ रही हूँ, या तो बोलकर या फिर लिखकर, बोलकर या भी लिखकर। रट्टे मत मारो बिल्कुल भी, अब चीज़ों को समझो कि किस तरीके से हम किसी को बता सकते हैं। अपने मन की बात हमें बतानी किसी को, तो कैसे बताएंगे, या तो हम बोल के बताएंगे या हम लिख के बताएंगे, ठीक है। ये क्या होता है, अभिव्यक्ति पक्ष। और ग्रहण पक्ष, हम किसी की बात सुनेंगे,
तभी तो पता चलेगा कि सामने वाले के मन में क्या है। सुनकर देखिए ये ऐसे होगा ना शायद, मुझे नहीं पता ये, ठीक है। तो देखिए शुरू में ही कहा है कि हिंदी का इतना नॉलेज नहीं है, सिर्फ आप लोगों को पेडागोजी पढ़ानी है पढ़कर, ठीक है ना। तो आप देखो ग्रहण कैसे कर रहे हो, या तो मेरे को सुन रहे हो या फिर मैंने जो लिखा है उसको पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो ये क्या है, ग्रहण पक्ष। अब देखिए जो मौखिक पक्ष है, ठीक है, उसके कौन से पक्ष हैं। एक ग्रहण पक्ष, जब हम बोलेंगे, एक तो क्या होता है ग्रहण किससे करेंगे, हम बोलकर और सुनकर और बोलकर। देखो जो मौखिक पक्ष है उसमें हम क्या करेंगे, सुनना क्या होता है, ग्रहण करना, और बोलना भी क्या है हमारा, अभिव्यक्त करना, ठीक है। और लिखित पक्ष में क्या होता है, लिखित पक्ष में रीडिंग करना, पढ़ना, ग्रहण करेंगे और लिखना, अभिव्यक्त करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए क्या था, भाषा के कितने रूप हैं, 2 रूप हैं। कौन से, मौखिक और लिखित। अब मौखिक में भी हम ग्रहण करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे। अब या तो सामने वाला बोलेगा या हम बोलेंगे, जब सामने वाला बोलेगा तो हम सुन लेंगे, और हम बोलेंगे तो वो सुन लेगा, ठीक है ना। तो जब हम सुनेंगे तो हम ग्रहण करेंगे, हम बोलेंगे तो हम अपनी बात को बताएंगे, ठीक है। लिखित पक्ष में क्या होता है, ग्रहण पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष। या तो हम पढ़ेंगे या फिर हम लिखेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे तो हम ग्रहण करेंगे और लिखेंगे तो हम अभिव्यक्त करेंगे। क्लियर, ओके। एक होता है सस्वर। अब पठन के प्रकार कौन से ये टॉपिक कर लेते हैं हम। पठन के प्रकार, पठन के प्रकार। अच्छा ठीक है, ये थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी, पठन के प्रकार नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।